हे वेलकम टू लव विद फिजिक्स चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th की चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आप 11th एंड 12th क्लास में एनसीईआरटी इस बुक को प्रेफर नहीं करते, आप गाइड्स लेते हैं, प्रदीप एच सी वर्मा, डिफरेंट बुक्स लेते हैं आप। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की स्टडी करेंगे। फाइन, तो हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। या मोशन के बारे में आपने क्लास 9th और क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें भी चैप्टर थी। अब 11th में इसका कुछ इलेबरेट है, मतलब कुछ बड़ा करके इसमें बताया गया है, तो वही हम देखते हैं कि क्या है। देखो, मोशन बेसिकली क्या होता है, पहले हम मोशन देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल बात करें लेमैन की लैंग्वेज में, मतलब जो सिंपल ह्यूमन बीइंग कहते हैं उसकी भाषा में हम बोले तो कोई भी मूवमेंट, जैसे आप चल रहे हैं, ठीक है, आप पहले खड़े थे फिर बैठ गए, ये सब क्या है, मोशन है, ठीक है। बट एग्जैक्ट मोशन होता क्या है, देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना टाइम के साथ साथ वो मोशन कहलाता है। सपोज मान लो आप पहले क्या थे, अपने घर पे थे, फिर आपको कुछ काम आया और आपको शॉप पे जाना है, तो अब क्या आप अब अपने घर से चलने स्टार्ट होंगे और शॉप तक पहुंच जाएंगे। तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम में क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। वी वॉक, रन एंड राइड अ बाइसाइकिल। Even when we are sleeping, air moves into and out of our lungs and blood flows in arteries and veins. We see leaves falling from tree and water flowing down a dam. Automobiles and planes carry people from one place to the other. The earth rotates once every 24 hours and revolves around the sun once in a year. The sun itself is in motion in the Milky Way galaxy, which is again moving within its local group of galaxies. Okay, क्या बोल रही हैं कि हम ना मोशन हर एक चीज में देखते हैं, अपने यूनिवर्स में, अपने संसार में हर जगह मोशन है। हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम बाईसाइकिल चला रहे हैं, जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर क्या जा रही है, एयर जा रही है। देखो, अब पहले हम नेचर को देखते हैं, नेचर में क्या हो रहा है, ट्रीज से कुछ पत्ते गिर रहे होते हैं, या हम रिवर में देखें तो वाटर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि वाटर बस एक ही जगह रुका हुआ, वो फ्लो ही नहीं कर रहा, वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी जो बॉडी है, हम क्या करते रहते हैं, एयर को लेते रहते हैं, फिर बाहर करते रहते हैं, और हमारी जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं उसमें ब्लड हमेशा फ्लो करता रहता है। एवं जो अर्थ है वो रोटेट करती है, सन भी रिवॉल्व करता है, तो मोशन हर जगह है। तो क्या बोल रहे हैं कि मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी क्या हो गई है, पोजीशन ए थी और अब वो पोजीशन बी पर आ चुका है। सपोज ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी ए पोजीशन थी और वो अब इस पोजीशन पर आ चुका है बी पर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट ने इस ए से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कुछ टाइम लिया होगा, ठीक है। सपोज मैं टाइम लिया है, इसने 2 मिनट ले ली, ठीक है, या 2 सेकंड, या जो भी लिया है इसने, वो हमारा टाइम है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, एक मोशन कहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ डज द पोजीशन चेंज विद टाइम। पोजीशन कैसे चेंज होती है टाइम के साथ साथ। इस चैप्टर में हम यही डिस्क्राइब करेंगे कि मोशन मतलब कैसे वर्क करता है, बेसिकली है क्या ये सब, इसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फॉर दिस वी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या कहा गया है कि मोशन को बताने के लिए हमने कुछ कंसेप्ट बनाए, जैसे वेलोसिटी बनाया, एक्सेलरेशन बनाया। We shall confine ourselves to the study of motion of objects along a straight line, also known as rectilinear motion. ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। कहाँ से हाईलाइट स्टार्ट करना, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, also known as rectilinear motion। मतलब क्या है कि इस चैप्टर में जितने भी हम मोशन पढ़ेंगे ना, वो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे,
जो हमारे चैप्टर की हेडिंग थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा होता है उसकी स्टडी को हम, इस चीज को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम रेक्टिलिनियर मोशन को कैसे स्टडी कर सकते हैं? देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे अब आपके पास। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मान लेंगे कभी हम, कुछ इक्वेशंस लेंगे। ठीक है, फाइनली हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, वो हम धीरे धीरे स्टडी करते हैं। इन आवर डिस्कशंस वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो, जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ना, उसे हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि सपोज मैम आपके पास कोई कार है, आप उसे कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। तो एक तरीके से देखो क्या कह रहे हैं, दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? किसी चीज को अप्रोक्सीमेट कर देना। सपोज मेरे पास कार थी, मैंने उस कार को क्या कर दिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। मेरे पास ह्यूमन बीइंग था, मैंने उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, मैंने ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक सिंपल ऐसा पॉइंट मान लिया। ठीक है, मैं उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट से डिनोट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे क्या बोल रही हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम कैसे मान सकते हैं? कार तो इतनी बड़ी होती है, पॉइंट तो इतना छोटा सा होता है। देखो क्यों वैलिड है ये चीज? as the size of object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time। क्या कह रहे हैं कि जितना ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट जितना ये साइज कवर करता है ना, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, मतलब जो इस ऑब्जेक्ट का साइज होता है, सपोज हमारी ये कार ही है, इस कार का जो साइज है वो बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में? जितनी दूर ये चलेगी कार, मतलब जितना डिस्टेंस ये कार ट्रेवल करेगी पर्टिकुलर टाइम में। सपोज आपके पास कोई कार है, ठीक है, आप चंडीगढ़ से शिमला जाएंगे। ठीक है, आप देखो कितनी दूर हो गया डिस्टेंस। चलो और दूर कर लेते हैं, चंडीगढ़ से आपने मुंबई जाना है बाय कार। ठीक है, अब कार कितनी है, छोटी सी है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करे आप, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए इस अप्रोक्सीमेशन को वैलिड माना जाता है। In a good number of situations in real life, the size of object can be neglected and they can be considered as point-like objects without much error। तो रियल लाइफ की बात की गई है कि रियल लाइफ में हम ऐसे ही मान सकते हैं। ठीक है, इन काइनेमेटिक्स we study ways to describe motion without going into the cause of motion. What cause motion described in this chapter and the next chapter form the subject matter of chapter 5। ठीक है, कुछ और डेप्थ में हम चैप्टर 5 में देखने वाले हैं इस चीज को। अब हम इंट्रोडक्शन था ये हमारा, जिसमें हमने पोजीशन, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में देखा कि पोजीशन क्या होती है और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है आपका। ठीक है, और हमने देखा कि हम जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब हम देखते हैं पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। देखो, अर्लियर यू learned that motion is change in position of an object with time। अभी हमने ये बात पढ़ी है। In order to specify position, we need to use our reference point and a set of axes। क्या बोल रहे हैं? देखो, आप अभी मैंने आपको कहा कि मेरे पास सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि आपने कह दिया कि ए पोजीशन पे था पहले और 2 मिनट बाद ये बी पोजीशन पर आ गया। बट आप पोजीशन को बता कैसे रहे हैं? आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए ना। अब आप बी पोजीशन पर है, आप ये कैसे बोल रहे हैं? आप किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, मतलब किसकी तुलना में बोल रहे हैं आप तो इस चीज के लिए, पोजीशन को बताने के लिए आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट और एक्सिस चाहिए होती हैं। ठीक है, इट इज कन्वीनियंट टू चूज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस labeled x, y and z axis। फाइन, क्या कह रहे हैं कि हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेते हैं, मतलब वही एक्स वाई जेड का एक्सिस चूज कर लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन ओ एंड सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट। देखो क्या लाइन होनी, मैं बताती हूँ ऐसा कुछ। अब देखो ये तीनों जो एक्सिस हैं ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है,
तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे है। सपोज मेरी ये वाली एक्सिस है, वो x है, ये y है और ये z है। ये x y z वही है जो आप मैथ में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये तीनों जहां इंटरसेक्ट हुई है, इंटरसेक्ट मतलब जहां आकर मिली है, उसे ओ पॉइंट बोलते हैं आप। ओ मतलब ओरिजिन, ठीक है। और इस ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो यही बात थी कि रेफरेंस पॉइंट, अब हमने कहा था कि पोजीशन को बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए, अब हमें पता लग गया कि रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है, ठीक है। The coordinates x, y, z of an object describe the position of the object with respect to this coordinate system। देखो इस तरीके का ये जो सिस्टम अभी आया है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला गया है, क्योंकि इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। अब आप बोलेंगे कि मैम अभी तो आप इसे x एक्सिस बोल रहे थे। देखो x पर सपोज मैं ये पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पर एक कोऑर्डिनेट। वाई पर कोई पॉइंट ले लो, जेड पर कोई पॉइंट ले लो, और फिर कह दिया मैंने कि सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। इसकी कुछ एक्स में होगा, कुछ वाई में होगा और कुछ जेड में होगा, अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें। अगर हम 2 डायमेंशन में बात करें तो सिर्फ एक्स वाई होंगे, 1 डायमेंशन में बात करें तो सिर्फ एक्स होगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, वही एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। टू मेजर टाइम वी पोजिशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम। अब ठीक है, आपने पोजीशन तो बता दी, अब मोशन को तो आप ऐसे कह रहे हैं कि कितनी पोजीशन में कितना चेंज आया टाइम के साथ। अब टाइम को कैसे बताओगे, पोजीशन को तो आपने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता दिया, टाइम को कैसे बताओगे। तो टाइम के लिए हमने बोला हम एक क्या रखेंगे, क्लॉक, CL की, ठीक है, क्लॉक। टू मेजर टाइम वी पोजिशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम, हम इस सिस्टम में क्लॉक को रख देंगे। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद अ क्लॉक कंस्टिट्यूट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें क्लॉक रखी गई है, इसको क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फाइन। If one of or more coordinate of an object change with time, we say that the object is in motion। अगर एक भी कोऑर्डिनेट, अगर एक की भी वैल्यू x की, y की, z किसी एक की भी वैल्यू चेंज हो जाती है टाइम के साथ, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है, अदरवाइज हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। अब आप बोलेंगे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही क्यों आप बार बार बोल रही हैं, आखिर इसका इतना यूज क्या है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों जरूरी होता है, इसको भी हम देखेंगे। द चॉइस ऑफ अ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। वही बात है कि कितनी एक्सिस आपने चूज करनी है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन 1 डायमेंशन वी नीड ओनली 1 एक्सिस। अगर हम बात कर रहे हैं कि एक कार है, वो सीधी एक ही डायरेक्शन में चली जा रही है, तो हम एक एक्सिस से काम चला लेंगे, ठीक है। अगर मोशन 2 डायमेंशन में हो रहा होगा तो 2 एक्सिस चाहिए, 3 डायमेंशन में हो रहा होगा तो 3 एक्सिस चाहिए, सिंपल। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन फॉर द डिस्क्रिप्शन। मतलब क्या है इस लाइन का, देखो आप किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने सपोज कहा कि कोई कार चल रही है, ओके फाइन, कार इज मूविंग ऑन अ रोड, ठीक है। ये आप किसके रिस्पेक्ट में कह रही हैं, कैसे बता रही हैं आप कि वो कार चल रही है, ठीक है। कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा आपका, तभी आप उस कार की पोजीशन को डिस्क्राइब कर पा रही हैं। तो इवेंट, इवेंट मतलब कुछ भी, कोई भी कार्य जो हमारे इस संसार में हो रहा है, ठीक है, उसे आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब आप कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करेंगे, उसके हिसाब से किसी भी इवेंट का डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो सकता है। सिंपल भाषा में समझते, देखो सपोज आप रोड पर खड़े हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि कार मूव कर रही है। तो अब आपने, कि आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, जो आपसे जुड़ा हुआ है, मतलब रोड या कोई भी ग्राउंड है, आप ग्राउंड के पर खड़े हैं और फिर आप कार को देख रहे हैं, तो आपके लिए वो कार चल रही है। बट अगर वो उस कार में कोई भी बैठा इंसान उस कार को देख रहा है, तो उसके लिए तो रेस्ट पर है,
क्यों ऐसा क्यों हुआ? एक इंसान के लिए कार चल रही है, एक इंसान के लिए रेस्ट पर है, क्योंकि उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो गई। एक इंसान ने ग्राउंड पर खड़े होकर देखा और दूसरे इंसान ने कार के अंदर बैठकर देखा, तो इसलिए बोला गया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत मैटर करता है। To describe motion along a straight line, one can choose an axis, say x-axis, so that it coincides with the path of object. हम क्या कह रहे हैं कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में डिस्क्राइब करते समय, जब हम मोशन एक स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे इस चीज की, तो हम एक एक्सिस चुनेंगे एक्स एक्सिस, सो दैट इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जिस ऑब्जेक्ट जैसे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसी के अलोंग हमारी एक्सिस रहे, इसलिए हम एक्स एक्सिस चूज कर रहे हैं। We then measure the position of the object with respect to a conventionally chosen origin, say O. Position to the right of O are taken as positive and position of O left of O as negative. Following this convention, the position coordinate of point P and Q in figure 3.1. Okay, figure 3.1 देखते हैं। ये हमारी फिगर कितनी है? 3.1 प्लस 360 मीटर एंड 240 मीटर। देखो ये जो इतनी हैवी लाइंस लिखी हुई है ना, कोई बात नहीं है, सिंपल मैथ, कुछ भी नहीं है बच्चों, जैसे बात बता रखी है आपको। देखो ये क्या आपका ओरिजिन है, मैथ में ओरिजिन लेते होंगे आप, जीरो लेते होंगे ना, ठीक है। जीरो के राइट साइड बात करूं, सब पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस लिखा है यहाँ। एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। ओरिजिन की मतलब जीरो के लेफ्ट साइड सब माइनस लिखा है। ओके फाइन, ये पॉइंट लिख रखे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पी की बात की गई थी, पी पे कितना है? प्लस 360, और क्यू पे कितना है? प्लस 240। सिंपल हमने एक चीज मानी है, ये मेरी एक एक्स एक्सिस है, इसे यहाँ एक्स को आप डिस्टेंस बोलो या एक्सिस बोलो, ठीक है। डिस्टेंस में क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ उसको डिस्टेंस को शो किया गया है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को शो कर रही है, इसलिए मैंने डिस्टेंस बोला है। बाकी जो प्लस एक्स है माइनस एक्स है, ये आपका क्या है? एक्सिस डिनोट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है और ये कार, किसी भी कार या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है पी क्यू एंड आर। ओके, अब हम देखते हैं कि पाथ लेंथ क्या होता है। देखो, कंसीडर द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमने क्या कंसीडर किया है कि एक कार मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस ली है हमने, ये वाली एक्स एक्सिस। ओके फाइन, अब जो हमने एक्स एक्सिस चूज की है, ये एक्स एक्सिस चूज किया और हमारा ऑब्जेक्ट भी इसी एक्सिस पर चल रहा है, ठीक है। ये बात आपको मान के चलनी है यहाँ पर। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। विद द पाथ ऑफ कार मोशन, ओके, कार भी उसी तरफ चल रही है और ये है, ये बात बताई गई। डेट इज द कार वॉज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। क्या बोल रहे हैं कि जब कार एक्स इज इक्वल टू जीरो पर थी, ठीक है, तो टाइम कितना था? जीरो था। लेट पी एंड क्यू एंड आर रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये पी क्यू आर क्या है? कार की पोजिशंस है अलग अलग टाइम पर। कंसिडर टू केसेस ऑफ मोशन, दो केस कंसिडर करने हैं हमने। फर्स्ट केस में क्या होगा? कार मूव करेगी ओ से पी तक। ओके फाइन, ओ से पी तक, बस इतना याद रखना है आपको, ओ से पी तक। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इज, कितना डिस्टेंस? अब देखो, कोई चीज ओ से पी तक गई है, ओपी गई है, तो ओपी कितना होगा? 360 मीटर। इसी डिस्टेंस को पाथ लेंथ बोला जाता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा ये पाथ लेंथ हो जाएगी जो ट्रेवर्स मतलब कवर की है कार ने। सेकंड केस में कार है जो मूव कर रही है ओ टू पी और फिर वापस पी से क्यू पर आ जाती है, ठीक है। अब हम ग्राफ को देखते हैं जल्दी। पहले केस में वो ओ टू पी गई, ओके फाइन, और दूसरे केस में हमारे पास कहाँ गई है? ओ से पी तक गई लेकिन वापस क्यू पर आ गई। देखो, पहले केस में ओ से गई वो पी तक, ठीक है। अब हम डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं जो आपको दूसरा दिखाएगा, ठीक है। अब दूसरे केस में वो ओ से पी तक गई बट वो वापस आ गई क्यू पर, ठीक है। अब देखो, पहला केस हमने इस वाले कलर से शो किया है जो हमने पहले यूज कर रखा था, और दूसरा मैंने स्काई ब्लू ले रखा, ठीक है। और ये फिगर आपको याद रखनी है क्योंकि मैं ज्यादा स्मॉल करूंगी तो फिर वो आपको विजिबल नहीं होगा। फाइन, मैं कलर को वापस वैसा ही ले लेती हूँ। अब देखो,
पहले में जो पाथ लेंथ था वो कितना था, 360 मीटर था ओ पे, ठीक है। अब दूसरा केस, जब वो ओ से पी गई और पी से वापस क्यू आ गई, तो ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ मोशन पाथ लेंथ ट्रेवर्स इज ओ पी प्लस क्यू पी क्यू दैट इज 480 मीटर, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि दूसरे केस में ओ से पी तक गया और पी से क्यू तक आ गया, ये स्काई ब्लू वाला। इसमें ओ से पी तक कितना डिस्टेंस है, 360, ठीक है। इस तरफ जा रहे हैं हम। अब देखो पहले इस तरफ गए, ओ से पी तक ये वाली डायरेक्शन थी, 360 हो गया। बट अब हम पी से क्यू तक जा रहे हैं और पी से क्यू तक कितना होगा, 360 माइनस कर देंगे 240 से, तो हमारे पास बीच का निकल आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 360 माइनस 240 करोगे तो आपके पास 120 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने 120 चला और जो आपका पहले था वो आपका 360 चला। अब बोलेंगे आप कि पहले तो ये इस तरफ जा रही थी, अब ये इस तरफ जा रही थी, तो क्या होगा, माइनस होके एक्चुअल पाथ लेंथ निकलेगी। बट देखो हमारी जो पाथ लेंथ है वो दोनों को ऐड करके निकलेगी, 120 को, ये 120 पी से क्यू तक और ओ से पी तक 360 प्लस 120 करके आपकी पाथ लेंथ निकलेगी। ऐसा क्यों हुआ? अब आपका क्वेश्चन तो सिंपल है कि भाई मैम डायरेक्शन तो अलग थी, बट आपने OP प्लस पी क्यू डेट इज 360 मीटर प्लस 120 मीटर क्यों किया, आपने माइनस क्यों नहीं किया, ठीक है, डायरेक्शन अलग होने के बाद भी। देखो इसका सिंपल सा आंसर एक है कि जो पाथ लेंथ होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक ऐसी क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसका कुछ मैग्नीट्यूड हो, जिसकी कुछ वैल्यू हो, उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है। अब पाथ लेंथ है, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, उसे मतलब ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, उसको तो सिर्फ मतलब है अपनी वैल्यू से, अपने मैग्नीट्यूड से, दैट इज 360 मीटर 120 मीटर, ठीक है। उसे कोई मतलब नहीं है कि डायरेक्शन पहले क्या थी और बाद में क्या हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। इट इज यूजफुल टू डिफाइन अनदर क्वांटिटी। अब देखो पहले में हमने कोई किसी भी चीज की बात नहीं की, भाई डायरेक्शन की नहीं बोल रहा, ठीक है। अब ये तो गलत बात है, डायरेक्शन तो देखनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एक अनदर क्वांटिटी आई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एज द चेंज इन पोजिशन, let x1 and x2 be the change of an object at time t1 and t2, then its displacement denoted by delta x in time delta t is given by the difference between the final and initial position. Delta x is equal to x2 minus x1 और डेल्टा को देखते हुए हम, ठीक है, x2 बड़ा होगा तो डेफिनेट सी बात है ये चीज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, अगर x2 छोटा होगा तो नेगेटिव आ जाएगी। अब इस चीज को समझते हैं क्या पैराग्राफ लिखा हुआ है। सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, जहां आपका पहले ऑब्जेक्ट था उसे इनिशियल पोजीशन बोला जाता है, इनिशियली, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है। जहां वो फाइनली आ चुका है उस पोजीशन को बोला जाता है फाइनल पोजीशन, ठीक है। जहां वो फाइनली आ चुका है उसे क्या बोला जाता है, फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलती है, आप फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे, फाइनल से माइनस करना है इनिशियल को, ठीक है। अब सपोज इसको मैंने x2 बोला है, ठीक है, और इसको हमने बोला है x1, तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी मेरी, x2 माइनस x1, यही बोला था, x2 क्या है मेरी फाइनल पोजीशन है, x1 क्या है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को किसी चीज से तो डिनोट करेंगे, तो इन दोनों के डिफरेंस है, x ही रहेगा। अब देखो x के आगे डेल्टा लगा दिया, ये डेल्टा क्या करता है, एक ट्राइंगल सा, ये आपको जो ट्राइंगल सा दिख रहा है ना, इसे डेल्टा बोला जाता है, ठीक है। किसी भी चीज में चेंज आए, ठीक है, उस चेंज को दिखाने के लिए हम इस ट्राइंगल या यू कैन से इस डेल्टा का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक ग्रीक लेटर है, मतलब जो हमारे ग्रीक थे उनसे लिया गया है। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब जो हमारी पाथ लेंथ थी हमने पहले पढ़ी थी, उसके सिर्फ क्या थी, मैग्नीट्यूड था, तो उस तरीके की क्वांटिटी को हमने बोला स्केलर क्वांटिटी। और इस तरीके की क्वांटिटी जिसके दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वैल्यू भी और डायरेक्शन भी, उसे बोला जाता है वेक्टर।
यू विल रीड अबाउट वेक्टर्स इन नेक्स्ट चैप्टर। वेक्टर्स के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद, अभी तो हम रेक्टिलिनियर या यू कैन से स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। एक डायमेंशन की बात करिए तो हम उसमें दो ही डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, आगे पीछे या अप डाउन, इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव, और इनको हम प्लस और माइनस साइन से दिखाते हैं। सिंपल बात है, बिल्कुल मैथ वाली। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन मूविंग फ्रॉम ओ टू पी इज, देखो ओ हमारी क्या है, इनिशियल, ओ से पी पर जा रही है, इनिशियल टू फाइनल, हमें फॉर्मूला पता है, फाइनल माइनस इनिशियल, 360 माइनस 0 डेट इज प्लस का 360 मीटर, क्योंकि जो हमारा 360 था वो पॉजिटिव में था, तो और कितना था, प्लस का था। ठीक है, अब यहाँ 360 क्या बता रहा है कि इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और प्लस साइन क्या बता रहा है कि जो हमारी पोजीशन है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ है। ठीक है, पॉजिटिव में। सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम P टू Q इज, अब देखो, अब हम P से O की ना बात करके हम बात कर रहे हैं P से Q तक की। P कितना है, 360, और Q कितना है, 240। ठीक है, P से Q, P मतलब हमारी पहले यहाँ थे हम, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन, और Q हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो 240 माइनस कर दो 360, आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 120 मीटर। अब देखो, ये माइनस क्या बता रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब माइनस की तरफ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, एक बार प्लस 360 आ रहा है, एक बार माइनस 120 मीटर आ रहा है, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसकी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब देखो, अगर आप सिंपल भी देखोगे ना, इसको P से Q की तरफ जा रहे हैं आप, मतलब आप नेगेटिव की साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए था। आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, द minus 20 meter 120 meter, sorry, the negative sign indicates the direction of displacement, thus it is not necessary to use vector notation for discussion motion of object in one dimension। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव साइन है जो आपका, वो क्या बता रहा है कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, किस डायरेक्शन में आपकी कार मूव कर रही है। अब आगे देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो पाथ लेंथ की, दो चीजें पढ़ी है अब तक हमने, देखो, एक पाथ लेंथ पढ़ा है और एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो पाथ लेंथ के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम O टू P, जब हमने O टू P की बात की थी, ठीक है, पाथ लेंथ 360 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट भी आपका 360 मीटर था। ठीक है, आई थिंक मुझे और स्मॉल करना पड़ेगा तभी आपको विजिबल होगा। देखो, जब हम O से, ठीक है, P तक की बात कर रहे थे, तो हमारी पाथ लेंथ भी 360 मीटर आई और डिस्प्लेसमेंट भी 360 मीटर आई। इसका मतलब दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये बात सच हो गई। कौन दोनों, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इक्वल हो सकते हैं। अब हम बात करें कि ना इक्वल भी हो सकते हैं ये दोनों। देखो, जब हमने बात की सेकंड, बट कंसिडर द मोशन ऑफ कार फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। ठीक है, वही बात है, O टू P गए और फिर P टू Q आ गए वापिस। अब देखना इस केस में, इस केस में हमने पाथ लेंथ पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हमारी जो पाथ लेंथ है वो कितनी आई थी, 480 मीटर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन थे। अब इस केस में हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं कैलकुलेट किया, एक बार डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं। O से P फिर P से Q आ गई, हमें तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है बस। इनिशियल हम O पर हैं, फाइनल हम कहाँ रुके, हमें बस इस चीज से मतलब है। कहीं भी घूमते रहो, फाइनली देखो कहाँ रुके हो आप, Q पे रुके हो। तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल 240 माइनस 0, डेट इज आपका कितना आया, 240 आया केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या था, जब आप O से P जाते हैं और फिर P से Q आते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो आपकी पाथ लेंथ आई वो तो 480 मीटर आई, बट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थी ना वो 240 मीटर आई है।
ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इक्वल ना भी हो सकते हैं, मतलब इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये एग्जांपल इस बात को प्रूव कर रहा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द कोरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट जीरो। देखो यहाँ आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फाइन, अब क्या बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है लेकिन पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं होगा। देखो हम सिंपल भी इस बात को समझ सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन है, मतलब उसमें प्लस साइन भी आएगा माइनस साइन भी आएगा, तो हो सकता है वो जीरो हो, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है, ठीक है, आप प्लस माइनस का यूज करके जीरो बना सकते हैं। बट मैं अगर आपको बोल दूं आपको प्लस प्लस ही साइन लेना है, जैसे हम पाथ लेंथ में सिर्फ प्लस ही लेते थे, क्योंकि हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते थे, हम कहते थे कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस चीज को हम वैसे तो जानते हैं बट एक बार एग्जांपल से प्रूव कर लेते हैं। एग्जांपल कहता है इफ द कार स्टार्ट फ्रॉम ओ गोज टू पी एंड देन रिटर्न टू ओ। ठीक है, देखो कार कहाँ से स्टार्ट हुई है, ओ से। ठीक है, मेरी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल देख लो कहाँ आकर रुक चुकी है, ओ पर। तो इनिशियल माइनस फाइनल, क्या माइनस करोगे, जीरो आएगा। और अगर यही बात मैं पाथ लेंथ पर कह दूं, पहले आप ओ से पी तक का देखोगे, फिर पी से ओ तक का देखोगे, मतलब दोनों को ऐड करोगे। ओ से पी तक का आपका कितना था, 360 मीटर, और फिर वापस से ये इतना ही कवर करोगे तो 360 प्लस 360 दैट इज 720 मीटर। ठीक है, तो यहाँ बात क्लियर होती है कि डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी क्या हो सकती है, जीरो, बट आपका पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं होगा। Motion of an object can be represented by a position time graph as you have already learnt about it. ठीक है, मोशन को हम ग्राफ से भी पढ़ सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। For motion along a straight line से x axis only x coordinate varies with time and we have an xt graph. हम एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं, हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ किसके बीच में होगा, x और टाइम की। x मतलब हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, और t मीन्स हमारा टाइम। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द सिंपल केस इन विच एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ठीक है, हम पहला ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, जो मूव ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ए कार स्टैंडिंग स्टिल एट x इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, स्टेशनरी, देखो टाइम तो चेंज होता रहेगा, आप अपनी जगह बदलो या ना बदलो टाइम चेंज होगा। ठीक है, तो हम पहला ऐसा ही केस ले रहे हैं, ये हमारा केस 1 है। देखो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है, ये एक्स एक्सिस है हमारी जिस पर हम टाइम ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, अपना डिस्टेंस लिया है। ठीक है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, वो 40 मीटर पर था और वहीं रहेगा। ठीक है 40, बट टाइम तो चेंज होगा, टाइम ये है। ठीक है, मैं पहले यहाँ था, ठीक है, जब मेरे 10 सेकंड हुए मैं यहाँ था, फिर मेरे 20 सेकंड हुआ मैं यहाँ था, 30 सेकंड हुए यहीं रहा, 40 सेकंड रहे मैं यहीं रहा, 50 सेकंड रहे यहीं रहा, 60 सेकंड रहे यहीं रहा, कितना भी टाइम होता रहे वो 40 मीटर पर ही रहेगा। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो इस टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल मतलब सपोज आपके पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इन दोनों लाइन को आप क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। वही बात बोली गई कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली है जो किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट moving along the straight line cover equal distance in equal interval of time it is said to be uniform motion। ये आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, सेम बात वही रिपीट होगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, मतलब सपोज आपका यहाँ 5 सेकंड हुए हैं और वो 5 मीटर चले, ठीक है, तो कुछ पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही मान लो ये 10 है, ठीक है, 10 सेकंड में वो 10 ही चला, आपका पॉइंट यहाँ आ गया। फिर आप मान लो 20 सेकंड पर देखते हैं, 20 सेकंड में आपने देखा तो वो 20 मीटर पर आ चुका है। ठीक है, फिर आप 30 सेकंड पे देखो, मान लो यहाँ आपके 30 सेकंड है और 30 सेकंड पे वो 30 ही मीटर चला है, तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है, और एक ये पॉइंट। आपको जो स्काई ब्लू लाइन है, ये वाली लाइन,
ये वाली मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम थर्ड ग्राफ को। पहले हम देख लेते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन ही बाद में देंगे, तो हम पहले ही समझ के चलते हैं इस ग्राफ को, ताकि हमें दोबारा इस पे ना आना पड़े। और देखो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ कार। पहले फिगर देखो, पोजीशन, ओके, एक्स एक्सिस टाइम, सॉरी पोजीशन वाई एक्सिस, टाइम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो जब टाइम 0 से 6 सेकंड था तो पोजीशन, मतलब 0 पे तो देखो बिल्कुल यहाँ 0 पे ही लगा हुआ है, मतलब पहले कार रेस्ट पे थी, क्योंकि पहले वो 0 मीटर चली है, तो मतलब वो रेस्ट पे है बेचारी। ठीक है, फिर देखो धीरे धीरे डिस्टेंस चेंज होने लगा, 6 तक कितना चेंज हो रखा है, फिर सडन इंक्रीज आ रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये देखो 20 तक आपका इंक्रीज होता जा रहा है, और उसके बाद आपका लीनियर हो गया, मतलब वो एक पर्टिकुलर रेस्ट पर आ चुका है, कितने पे, 300 पे। ये ग्राफ है आपका। तो इस ग्राफ को देख के आप खुद भी बता सकते हैं कि 0 से 6 सेकंड तक कार हमारी मोशन में आना स्टार्ट होती है, फिर उसका जो मोशन होता है वो इंक्रीज होता जाता है, और जब टाइम 20 सेकंड हो जाता है तो कार एक यूनिफॉर्म पे, यूनिफॉर्म मतलब एक ही पर्टिकुलर एक ही वैल्यू पर रहे जो चीज। ठीक है, जैसे ये 300 पर रह रही है, अब यहाँ कितना भी टाइम होता जाए ये 300 पर ही रहेगी, ऐसा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या लिख रखा है। नाउ लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ कार दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t is equal to 0 from the origin O and pick up speed till t is equal to 10 second and thereafter moves with uniform speed till t is equal to 18 second. Then the brakes are applied and the car stop at t is equal to 20 second and x is equal to 296 मीटर। देखो हल्का सा डिफरेंस है, मैंने 300 बोला था, ये 296 मीटर लिया इन्होंने, वो जस्ट मेजरमेंट और स्केल का है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं कह रही थी, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि कार बस इसी पे रह गई है, ठीक है, 300 मीटर पे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि वो रुकी हुई है, कार स्टॉप है। फाइन, नाउ नेक्स्ट टर्म इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है। काफी अच्छा है ये टॉपिक, ये आपके बिल्कुल बेसिक है ना, आप अच्छे से कवर करिए। When an object is in motion, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और पोजीशन के लिए हमने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली। अब कितनी फास्ट एक पोजीशन चेंज कर रही है ये तो हमने नहीं देखा, हमने बस पोजीशन चेंज देखा। हमने देखा कि कोई इंसान अपने घर से शॉप तक जा रहा है। ठीक है, हमने बस ये देखा कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। फाइन, मैं पूछूं कि मेरे पास दो इंसान हैं, वो दोनों सेम घर से सेम शॉप पर जाएंगे और सेम ही रास्ता चूज करेंगे। मैं पूछूं कौन सा बच्चा जल्दी गया। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन फिजिक्स में यहाँ अराइज हो रखा है कि कितनी फास्ट पोजीशन चेंज हो रही है और किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आई। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। एक ऐसे टाइम में, उस टाइम की बात चल रही है जिसमें डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, टाइम इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या है कि दो समय दिए गए होंगे आपको, उनके बीच की बात चल रही है। सपोज मैं बोलो आपको t इज इक्वल टू 20 सेकेंड और t इज इक्वल टू 40 सेकेंड, 20 सेकेंड और 40 सेकेंड, तो 40 माइनस 20, 40 और 20 सेकेंड के बीच का जो होगा टाइम, उसे टाइम इंटरवल बोला गया है। ठीक है, एक्सचेंज है इसलिए फिर से ट्राइंगल जिसे आप डेल्टा बोलते हैं इस साइन को लगाया गया है। ठीक है, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अब देखो यहाँ वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर एक ये लगा रखा है, ऐसे छोटी सी लाइन लगा रखी है, ये लाइन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं बार। ठीक है, बी आर बार, वी बार इज इक्वल टू, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। आपको सिंपल याद रखना है, इस फॉर्मूले को भूल जाइए, एक बार आप सिंपल याद रखो डिस्प्लेसमेंट, ये देखो डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं आप, डेल्टा एक्स से। ठीक है,
और टाइम इंटरवल वो क्या होता है आपका डेल्टा टी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या था आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो उसे ही बताया गया है x2 माइनस x1, और टाइम मैंने आपको बता दिया इंटरवल का t2 माइनस t1। आपको सिंपल ये बात याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, वेयर x2 x1 क्या है पोजीशन है, और टाइम t1 t2 क्या है ये टाइम्स है। ये x2 पर टाइम इतना था t2, और जब ऑब्जेक्ट x1 पोजीशन पे था तो टाइम था t1। बार ओवर द सिंबल वो स्टैंडर्ड नोटेशन है किसी भी एवरेज को दिखाने के लिए। अब जो ये बार था ये किस चीज का सिंबल है, जब आप किसी भी एवरेज चीज की बात करते हैं ना, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो गया या स्पीड में एवरेज, जब भी आप कहीं एवरेज की बात करेंगे ना, तो उसके एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। क्या नोटेशन है कि आप उस चीज के ऊपर उस क्वांटिटी के ऊपर, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है क्वांटिटी है, उसके ऊपर एक बार का सिंबल लगा दीजिए। जब आप किसी भी क्वांटिटी के ऊपर बार लगाते हैं तो वो बताता है कि ये क्या है, एक एवरेज है। फाइन, अब एसआई यूनिट की बात करते हैं। देखो डिस्टेंस किस में डिनोट करते हैं आप मीटर में, टाइम किस में सेकंड में, तो मीटर बाय सेकंड वेलोसिटी की यूनिट हो गई। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें, ठीक है, तो सेंटीमीटर बाय सेकंड बोल लीजिए, या आप किलोमीटर आवर में बात करेंगे तो डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये डेली लाइफ में यूज होता है। बाकी आपको एसआई यूनिट याद रखनी होती है, मेन तो आपको एसआई यूनिट ही रहती है। एसआई यूनिट मतलब मीटर, और टाइम की क्या होती है आपकी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। लाइक डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट की तरह एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब कुछ प्लस और नेगेटिव साइंस होंगे, एंड वी डोंट हैव टू यूज द वेक्टर नोटेशन फॉर वेलोसिटी इन दिस चैप्टर। फाइन, इस चैप्टर में अभी हम वेक्टर नोटेशन का नहीं कर रहे हैं, बट अभी हमने क्या बोला है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है प्लस या माइनस। ठीक है, अब ये हमें एक एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ दिया गया है। अभी हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं कि बेसिकली ये जो हमारा ग्राफ है जिसमें कुछ P1 P2 पॉइंट दिखा रखे हैं, टाइम ले रखा है और एक्स एक्सिस ले रखा है, बेसिकली ये क्या है, अब हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है, कंसिडर द मोशन ऑफ कार इन फिगर 3.3। अभी फिगर 3.3 में हम एक कार की मोशन के बारे में बात करें। द पोर्शन ऑफ द एक्सटी ग्राफ बिटवीन t is equal to 0 and t is equal to 8 seconds is blown up and shown in figure 3.4. As seen from the plot, the average velocity of the car between time t is equal to 5 seconds and t is equal to 7 seconds is. प्लीज आप थोड़ी देर के लिए इसको मेंटेन करिए, एक बार मैं जूम कर देती हूँ। आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, आप उसे ओपन कर लीजिए। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर बात चल रही है। ठीक है, मतलब ये हमारा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और ये t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। यहाँ देखो एकदम ब्लोन अप हो गई है, ब्लोन अप मतलब बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कार की बात चल रही है कि पहले कार 0 to 5 सेकेंड थी, तो कार का ही मोशन आपको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उसको जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की गई आपको, जैसे हमने पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी। फाइन, नाउ यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम, वही x2 देख लेंगे, मतलब फाइनली हमें उस ग्राफ में क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर। ठीक है, तो हम पहले 5 सेकेंड और 7 सेकेंड पर बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एग्जैक्ट के लिए आपको स्केल का यूज करना पड़ेगा, बट इन्होंने आप बिल्कुल मैच करके दे रखी है। देखो जब t इज इक्वल टू 7 सेकेंड है, 7 सेकेंड मतलब P2 पोजीशन, P2 पोजीशन कितनी है, यहाँ देखो ध्यान से, ये आपको 27.4 मेंशन कर रखा है। ठीक है, P1 मतलब 10 पर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले कितना था वो 10 पर, P1 से P2 पर जा रहा है बच्चा। ठीक है, मतलब 10 से वो कितने पर जा रहा है 27.4, तो फाइनल कौन सी हुई हमारी 27.4, फाइनल माइनस कर दो इनिशियल 27.4 माइनस 10, ऐसे टाइम करोगे 7 माइनस 5,
ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बात सच है या नहीं। 27.4 माइनस 10 बोला है मैंने आपको, तो ये देखो 27.4 माइनस 10 कर दिया और डिवाइडेड बाय 7.5, ये एवरेज वेलोसिटी निकल गई हमारी। ठीक है, और जो लाइन थी हमारी, दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन P1 P2 कनेक्टिंग द, फाइन, तो ये हमारी स्लोप है स्ट्रेट लाइन की। The average velocity can be positive or negative depending upon the sign of displacement. अब क्या बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी, हमने पहले बोल दिया कि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। अभी किस पर डिपेंड करेगा, देखो टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होता, ये तो हम जानते हैं। इसका मतलब किस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव है तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। ठीक है, देखो इस ग्राफ में x और t का ग्राफ है। ठीक है, जो आपकी स्लोप है, अभी हम समझ चुके हैं कि स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी देती है। स्लोप, तो यहाँ आपकी स्लोप कैसे है, ऐसे पॉजिटिव की तरफ है, तो मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट किसी पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। दूसरे फिगर में देखो, इसमें क्या दे रखी है, स्लोप नीचे की तरफ डिक्रीजिंग दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और तीसरा देखते हैं, अब देखो एक्स, ध्यान से देखना वही वाली बातें आ रही है, रिपीट हो रही हैं। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी वही है, आप वही हैं, इसका मतलब ये रेस्ट का ग्राफ है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी as defined above involve only the displacement of object। अब देखो, अब हमने जितनी भी एवरेज वेलोसिटी की बात की है ना, उसमें हमने क्या देखा है, डिस्प्लेसमेंट ही देखी है। We have seen earlier that the displacement और path length अलग अलग होती हैं। अब एवरेज वेलोसिटी तो बस डिस्प्लेसमेंट को ही बताती है, बट हमारे पास तो पाथ लेंथ भी है। पाथ लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, एक नई चीज चाहिए जो पाथ लेंथ को यूज करे। ठीक है, पाथ लेंथ की बातें हो रही हो तब मोशन की स्पीड को बताए, तो इसलिए हम जो नई चीज लेकर आए हैं वो क्या लेकर आए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे आप, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। देखो कुछ भी जरूरत नहीं है याद करने की, आप सिर्फ एक बात याद रखो, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है। ठीक है, सिंपल याद करो, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है। v मतलब वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी के लिए आपने क्या यूज किया, v, और जो हमारी v होता है वेक्टर में भी, v e c t o r, वेक्टर में भी क्या आता है, v, तो जो आपका v है वो v ही है, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो आपके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। अब स्पीड, स्पीड एक ही चीज वेक्टर है। ठीक है, वेलोसिटी को हम वेक्टर बता चुके हैं, स्पीड हमारी क्या होगी, स्केलर, एस, एस एस मैच कर गया, देखो स्पीड का भी एस है और स्केलर का भी एस है। ठीक है, तो स्केलर हम कौन सी जानते हैं, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें, वैल्यू की बात करें, डायरेक्शन की बात ना करें, हम जानते हैं ऐसी चीज क्या होती है, पाथ लेंथ। तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। अब इसमें एक डिफरेंस है, अब आप बोलेंगे मैम ये तो सेम है, इसमें पाथ लेंथ ले लो और टाइम ले लो, उसमें हमने बस डिस्प्लेसमेंट लिया था और टाइम लिया था। नो बच्चा, एक डिफरेंस इसमें आप ध्यान रखिए आप, उसमें हमने चेंज लिया था, डिस्प्लेसमेंट एक चेंज था, तो हमने टाइम इंटरवल में भी चेंज ही लिया। ठीक है, और यहाँ आपको टोटल पाथ लेंथ लेनी है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। आगे देखते हैं हम, इसका कुछ एग्जांपल दे रखा होगा तो उसको स्टडी करते हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। एवरेज स्पीड हैज ऑब्वियसली द सेम यूनिट, अब यूनिट तो सेम ही होंगी जो वेलोसिटी की है, बट इट डजंट टेल अस इन what direction an object is moving, thus it is always positive. If the motion of an object is along a straight line and in the same direction, the magnitude of displacement is equal to the total path length. In that case, the magnitude of average velocity is equal to the average speed. This is not always the case, as you will see in the following example. क्या बात बोली है, देखो पाथ लेंथ, अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम आ गई तो दिखती बात है जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है वो भी दोनों इक्वल आएंगे। क्यों, क्योंकि डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ही तो कर रहे हैं ना हम दोनों में। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल दिया गया है, इसके एग्जांपल को देखते हैं। देखो
ध्यान से, सॉल्यूशन पे नहीं देखना प्लीज। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इजी है, सॉल्यूशन मत देखो, आप हाइड कर लो उसको। A car is moving along a straight line say OP in figure 3.1। मैं यहाँ बना देती हूँ आपके लिए OP, ठीक है। सपोज आपका ये O है और ये आपका क्या है P, ठीक है। कार मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, इट मूव फ्रॉम O to P, O से वो P तक चली गई 18 सेकंड में, और फिर P से Q तक आ गई, ठीक है। पी क्यू हमारा कहीं यहाँ आ रहा था, जो हमने फर्स्ट फिगर देखी थी, ये वही फिगर है। अगर आपके पास सामने एनसीईआरटी बुक है तो आप उस पेज को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो पी से क्यू तक आ गई, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बतानी है इन केसेस में आपको, ओ से पी तक, ओ से पी तक, ठीक है। पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम स्पीड निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लिख दो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। ओ से पी तक गई है, ओ था हमारा 0, पी था हमारा 360, तो फाइनल माइनस इनिशियल 360 माइनस 0 दैट इज प्लस 360। टाइम कितना लिया उसने, देखो ओ से पी तक वो 18 सेकंड ले रही थी, तो डिवाइडेड बाय 18 सेकंड, तो 360 डिवाइडेड बाय 18 वो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस 20 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड की बात करते हैं, पाथ लेंथ। अब इसमें ओ से पी तक ही गया, पाथ लेंथ कितना हुआ, 360 हुआ, 360 डिवाइडेड बाय 18 20। अब स्पीड की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, इसलिए इसमें हमने कोई प्लस साइन नहीं लगाया, ठीक है। इस केस में हमारा क्या निकला, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल निकली। सेकंड केस है ओ से पी तक और फिर पी से क्यू तक। अब ये हम जानते ही हैं, फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। डिस्प्लेसमेंट देखो, हमें तो बस फाइनल पोजीशन पे मतलब है, तो हमारा क्यू क्या हो चुका है, फाइनल पोजीशन हो चुकी है, और वो क्या था, हमारा इनिशियल पोजीशन था। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा 240 मीटर आ गया, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। देखो 18 टाइम इंटरवल हमारे पास, अब ध्यान से देखना है इसमें क्या होगा। हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ओ से पी तक 18 सेकंड, और फिर पी से क्यू तक का भी टाइम देखना होगा अभी हमें 6 सेकंड, तो 18 प्लस 6 लेंगे इसमें आप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम तो हमें वही टाइम इंटरवल ही लेना है आपको, कितना टोटल टाइम, टाइम इंटरवल मतलब आपने कितना टोटल टाइम लिया है। पहले आपने 18 सेकंड पी तक जाने के लिए, फिर क्यू तक आने के आपने 6 सेकंड लिए, तो 18 प्लस 6 सेकंड, ठीक है। सेम अब आप स्पीड की बात करेंगे, टाइम इंटरवल तो आपका वही होगा 18 प्लस 6, ठीक है। टाइम इंटरवल तो आपका चेंज नहीं होगा, पाथ लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। पाथ लेंथ हम पहले ही निकाल चुके हैं 360 प्लस 120, इसकी दोबारा निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ देखिए 10 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड चेंज कर गई। Thus, in the case, the average speed is not equal to the magnitude of the average velocity. This happens because the motion here involves change in direction, so that the path length is greater than the magnitude of displacement. अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू इक्वल नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि जो हमारा पाथ लेंथ था वो ज्यादा था और डिस्प्लेसमेंट हमारा कम था। ये क्या दिखाता है कि जो स्पीड होती है वो जनरली ग्रेटर होती है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। वैसे जनरल पॉइंट आपको क्रैम करने की मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। If the car in example 3.1 moves from O to P and come back to O, ठीक है, इन द सेम इंटरवल। अब देखो वही बात आ गई है फिर से, O से कहीं भी गई हो, फाइनली वो O पर आ चुकी है। अब हमारा इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था बच्चा, 0, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम थी। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी मेरी 0 हो जाएगी, बट एवरेज स्पीड मेरी 0 नहीं होगी। वही बात इन्होंने यहाँ सिंपल बोल दी, वापस रिपीट कर दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं ये। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।